श्रोतागण प्रस्तुत है कार्यक्रम हकीकत ये है। श्रोता नमस्कार, स्वागत है आपका हकीकत यह है कि आज के अंक में। सामान्य बखूबी वाकिफ हैं कि इस प्रोग्राम में हम भारत पाक ताल्लुकात पे चर्चा करते हैं। आज इसमें श्री की गुफ्तगू है वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मल्होत्रा और मनु श्रीवत्स। बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं मनु श्रीवत्स। नमस्कार, मैं मनु श्रीवत्स। श्रोताओं, आज स्टूडियोज मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मल्होत्रा जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनु जी। सामीन, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो बड़े ही चिंताजनक हैं। पिछले अगर हम कुछ हफ्तों की ही बात करें तो जिस तरह से हालात करवट ले रहे हैं वो न केवल पाकिस्तान के खराब हालात की तरफ इशारा करते हैं, बल्कि इससे पूरे बरे सगीर, पूरे साउथ एशिया में चिंता बनी हुई है, अस्थिरता बनी हुई है। पाकिस्तान आज दिनेश जी उस जगह पे पहुंच चुका है जिसे हम आसान शब्दों में कहें तो एक फेल्ड स्टेट है। हर लिहाज से अगर हम उसकी अंदरूनी हालात पे नजर दौड़ाएं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, तो इतना बुरा हाल है कि आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद ये बात बोल रहे हैं कि जब उन्होंने ओथ ली तो उन्हें नहीं मालूम था कि हालात इतने खराब हैं, खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। और तो और तोशा खाना जो किसी भी मुल्क की एक बैकबोन होता है, इकोनॉमी का बैकबोन। बिल्कुल, वो तोशा खाना से सामान तक गायब हो चुका है, बिक चुका है और बाकायदा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने को इंटरवीन करना पड़ा है। ये सारे हालात किस तरफ दिनेश जी इशारा कर रहे हैं? देखिए मनु जी, एक बात जो आपने कही, मैं आपकी बात पूरी तरह से इंडोर्स करता हूँ कि पाकिस्तान में लगातार जो राजनीतिक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, सरकारें बन रही हैं, उसको गिराओ, उसको बनाओ, आर्मी इंटरवीन कर रही है। 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। इस स्टेज पे पाकिस्तान आ गया कि पाकिस्तान, मुझे लगता है कि पाकिस्तान पे एग्जिस्टेंस का खतरा पड़ गया जी, कि पाकिस्तान एज ए फेल्ड स्टेट। तो मैं आपकी बात पूरी तरह से सहमत हूं आपके साथ, लेकिन पाकिस्तान क्या आने वाले दिनों में एज ए कंट्री, एज ए नेशन एग्जिस्ट कर पाएगा या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? आप वहां 2-3 बार होके आए पाकिस्तान में, आप अंदरूनी हालात को जानते हैं, ना केवल पाकिस्तान के हालात को जानते हैं, आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी आप होके आए हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान एज ए नेशन, एज ए स्टेट टिक पाएगा या पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो खतरा तो इसी बात का है कि आज पाकिस्तान उस मुहाने पे खड़ा है कि यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कितनी हैरत की बात है कि पाकिस्तान आर्मी और ISI, जिन्हें एक बहुत ताकतवर इंस्टीट्यूशन माना जाता था पाकिस्तान के अंदर, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान आर्मी और ISI का दबदबा रहा है और दोनों ने ही हुकूमतें चलाई हैं। कोई चाहे हम किसी भी हुकूमत की बात कर लें, हमेशा पाकिस्तान आर्मी और ISI के कंट्रोल में ये हुकूमतें नहीं है। लेकिन ये पहली बार हुआ है दिनेश जी, बड़े हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान आर्मी और ISI के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर आए हैं। ये इशारा करता है कि किस तरीके से आहिस्ता 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 पाकिस्तान के अंदर तमाम इंस्टीट्यूशन बर्बाद हुए हैं, बर्बाद कर दिए गए हैं। और इसमें आज चाहे आर्मी और ISI जो मर्जी जवाब दें, जिस तरह के मर्जी लॉजिक दें, लेकिन कहीं ना कहीं आर्मी और ISI भी इस सारी सिचुएशन के लिए, सारे हालात के लिए जिम्मेवार रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात है कि पहली बार पाकिस्तान के ISI चीफ को बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और अपनी जो पोजीशन है उसे क्लियर करना पड़ा। जिस ढंग से इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, और इमरान खान बाकायदा वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जिस तरीके से आर्मी और ISI के ऊपर उंगली उठाई है कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। और ताज़ा दिनेश जी, मैं आपका ध्यान डालना चाहूँगा कि कम से कम 2 दर्जन मुल्कों ने पाकिस्तान में जो उनके शहरी रह रहे हैं या उनके एम्बेसीज हैं, उनके स्टाफ को बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो कहीं भी अननेसेसरी, बिना किसी वजह के कहीं ना घूमें, ना किसी बड़े 5 स्टार होटल में जाएं, और कोशिश करें कि वो अपने जहाँ वो रहते हैं उसी दायरे में रहें। और सबसे हैरानी की बात है कि इन मुल्कों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब जैसे मुल्क हैं। सऊदी अरब ने बाकायदा अपने शहरियों को खबरदार किया है कि वो कहीं ना घूमें। तो ये सारी सिचुएशन बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर जिस ढंग से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हथियारबंद लोग खुलेआम घूम रहे हैं और खुलेआम लोगों को धमकियां दे रहे हैं, खुलेआम विदेशी जो वहाँ पे नागरिक रह रहे हैं, चाहे वो एम्बेसी के स्टाफ हों या किसी डेवलपमेंटल
प्रोजेक्ट में काम कर रहे हों जिन पे हमले हो रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। जी मनु जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे आपने कहा कि एक अलर्ट घोषित कर दिया है, उसके बावजूद भी अगर आप देखें कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही, कि लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। मैं आपका ध्यान मनु जी, और आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी चाहता हूँ, आपका ध्यान भी उस तरफ लेना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो तालिबान सरकार के साथ जो संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं, और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जो तालिबान के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानी नागरिकों को, पाकिस्तानी पुलिस को, पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे हैं। पिछले दिनों शायद आपने देखा होगा कि एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया था तालिबान ने। आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ईरान के साथ बॉर्डर भी, वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, भारत के साथ अभी थोड़ा सा पीसफुल है, लेकिन अफगानिस्तान बॉर्डर भी अब लाइव हो गया। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किस किस बॉर्डर पे किस किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को फेस कर पाएगा? देखिए दिनेश जी, पाकिस्तान ने जो जाल बुना, जो जितने भी हुक्मरान रहे 47 से लेकर 1947 से लेकर अब तक, उन्होंने इस तरह के हालात वहां पर बना दिए, इतने मुश्किल भरे हालात पैदा कर दिए हैं कि आज पाकिस्तान अपने बुने हुए जाल में ही फंस गया है। जिस ढंग से वहां पे लगातार हथियारबंद जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट किया गया, बाकायदा उनको पैसा दिया गया, बाकायदा उनको हथियार दिए गए, और हर सरकार ने और पाकिस्तान आर्मी और ISI ने टाइम टाइम पे अपने वक्त में उनको इस्तेमाल किया। आज उन्होंने सिर उठा लिया है और ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान की जो सरकारी तंत्र है, सरकारी मशीनरी है, उससे ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। आपने ठीक कहा कि पिछले दिनों कुछ सैनिकों को अगवा कर लिया गया पाकिस्तान आर्मी के, और कुछ पुलिस स्टेशन पे हमले हुए, और बलूचिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं। सिंध प्रोविंस में पहले से ही कशमकश चल रही है, और अफगान बॉर्डर ओपन हो रहा है। ये हालात, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार या जल्द ही कोई और भी सरकार इस पे काबू पा सके। मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि जो सिविल सोसाइटी वो अपने आप में बड़ी गुस्से में है कि वो पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान का ISI है, वो पहली बार अपने आप को बेबस दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी जो वीक हुई है, इसने हालात को और दुश्वार बना दिया है। मनु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इमरान खान पे जैसे हमला हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान में इमरान खान अपना जो मार्च है, वो उन्होंने कहा कि मैं जारी रखूंगा मार्च, वो करप्शन के खिलाफ, उनका मतलब वो कह रहे हैं कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ूं। क्या पाकिस्तान के जो राजनीतिक, जो वहाँ का जो सियासी पूरा वो समीकरण है, इमरान खान का क्या रोल होगा? क्या पाकिस्तान में जो अभी जो अलायंस है, जो पॉलिटिकल अपोनेंट रहे, जैसे नॉर्थ साउथ अलायंस हम कहते थे जम्मू कश्मीर में, वैसे पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्या ये अलायंस आगे कंटिन्यू रहेंगे? जब पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सरकार कभी स्थिर बन पाएगी, या ये इस तरह की इंस्टेबिलिटी ही रहेगी? देखिए दिनेश जी, इस टाइम पाकिस्तान का स्टेबल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन हालात पे काबू पा सके। इमरान खान भी एज ए प्राइम मिनिस्टर फेल ही साबित हुए हैं। जी, वो हमने देख ही चुके हैं। और जो जिस ढंग से उन पे हमले हुए और उन्होंने आर्मी पे हमले किए, आर्मी के खिलाफ बयान दिए, वो एक ऐसी कशमकश पैदा हो चुकी है, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन, बिल्कुल वो खत्म होती नजर नहीं आएगी। और ना ही पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम है, ऐसा मैकेनिज्म है कि ये पता लगाया जा सके कि इमरान खान के ऊपर हमला किसने किया। मैं आपको बताता चलूं कि आज कल बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उनके ऊपर हमला हुआ था, उनकी जान चली गई थी। आज तक कितने दुख की बात है कि आज तक पाकिस्तानी सिस्टम ये पता ही नहीं लगा सका कि बेनजीर भुट्टो को किस मारा, कौन लोग उस साजिश के पीछे थे। तो ये सारी चीजें साफ बताती हैं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनमें वो अब ताकत ही नहीं बची। सबसे बड़ी जो मैं पहले भी बात आपको बोली कि जब आर्मी और ISI, जिन्हें पाकिस्तान में सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन माना जाता था, वो ही आज अपने आप को बेबस मान रहे हैं, वो ही कितने कमज़ोर साबित हो रहे हैं कि उन्हें एक तरह से देखा जाए तो अपनी इमेज को बचाना मुश्किल हो रहा है। तो ये लगता है मुझे कि जैसे आपने पहले मेरे से सवाल किया था कि कहीं पाकिस्तान के टुकड़े ना हो जाए, और मुझे पाकिस्तान उसी दिशा की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले कुछ सालों के भीतर पाकिस्तान कुछ हिस्सों में बंट जाए। जिस तरह के हालात वहाँ बन रहे हैं, हर तरफ चारों तरफ से वो घिर चुका है। ईरान के साथ उसका कन्फ्लिक्ट है, अफगानिस्तान के साथ उसकी लड़ाई चल रही है, और कुछ और मुल्कों के वहाँ इंटरेस्ट हैं। तो वो कोई बड़ी बात नहीं कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाए। एक नई डेवलपमेंट में मनु जी देख रहा हूँ पिछले कुछ हफ्तों से, कि पाकिस्तान में जब इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब होती है, वो भारत पर टारगेट करना शुरू करते हैं। अभी पाकिस्तान की एक विमेन मिनिस्टर, उसने मतलब न्यूक्लियर थ्रेट की वार्निंग दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जिस तरह से बाहर जाके भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि इस जो वर्तमान पाकिस्तान की सरकार है, जो मिली जुली सरकार है, क्या वो कहीं भारत के खिलाफ कोई ऐसा
स्टेप ना उठा दे कि फिर हमारे जो रिलेशन, अभी जो बॉर्डर हमारा नॉर्मल है, वो बॉर्डर कहीं दोबारा लाइव ना हो जाए, तो अपनी जो आवाम है उनका ध्यान भटकाने के लिए, तो क्या ऐसा आपको डर लगता है? मुझे तो अप्रीहेंशन है कि वो सरकार कुछ ना कुछ ऐसी शरारत कर दे। नहीं देखिए, ये इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा से अपनी जो अंदरूनी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए, अपनी जनता को बरगलाने के लिए कोई ना कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता कि वो हिंदुस्तान के साथ कोई हमला करे जहाँ कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दे यहाँ पे इंडिया को भी रिएक्ट करना पड़े। जैसे कि हम देखते आए हैं कि कश्मीर में उनका इंटरफेरेंस रहा है, कश्मीर के कुछ हथियारबंद लोगों को वो लगातार सपोर्ट करते रहे हैं, तो वो एक पाकिस्तान में रहा है। और उसी तर्ज पे चलते हुए अब की बार पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टर्स ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, उनके बारे में कुछ अपशब्द बोले। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान आज उस सिचुएशन में है कि कोई फुल फ्लेज्ड वार या कोई बड़ा हमला हिंदुस्तान के ऊपर करे। ये छोटी मोटी हरकतें, जैसे ड्रोन के माध्यम से हथियारों को फुकवा देना, नशीले पदार्थों की तस्करी, इस तरह की हरकतें पाकिस्तान करता रहा है और उसमें वो आगे भी करता रहेगा। लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है कि हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है, हमारा सुरक्षा तंत्र है, वो बड़ा मजबूत है और पाकिस्तान की आज इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत के साथ आंख से आंख मिला के खड़ा हो सके। खास करके पूरी दुनिया की नजरों में पाकिस्तान खटक रहा है हर लिहाज से। जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार मिलिटेंसी को और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया है, वो पूरी दुनिया की नज़रों से बचा नहीं है। और आज पाकिस्तान के ऊपर कड़ी नज़र है हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर बड़े मुल्क की नज़र है उसके ऊपर, और लगातार पाकिस्तान के ऊपर दबाव भी है कि वो उन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करे और उन पे पाबंदियां लगाए। सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रही है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है, वो ऐसी नहीं है कि आज वो युद्ध का रास्ता अपनाए या इस ढंग से कोई ऐसा कदम उठाए जिसमें उसका पहले से ही चरमराई हुई जो अर्थव्यवस्था है और चरमरा जाए। इसलिए पूरे विश्व की नज़र पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान एक तरह से हम कहें कि पूरा दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान ये अवॉइड करेगा। लेकिन एक और नई डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में। एक तो सर वो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार शरारतें कर रहा है। अब पिछले कुछ महीनों से या पिछले एक डेढ़ साल से हम कहें कि पाकिस्तान ने पंजाब पे फोकस करना शुरू कर दिया है। पंजाब में जिस तरह से ड्रग्स लगातार पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से सप्लाई कर रहा है, अभी जो रिसेंटली पंजाब में एक अटैक हुआ, रॉकेट अटैक, उसमें भी पाकिस्तान का हाथ सामने आया। तो क्या लगता नहीं पाकिस्तान एक बॉर्डर, एक स्टेट छोड़ के अगर जम्मू कश्मीर में स्थितियां सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना तंत्र पूरा स्ट्रेंथन किया, तो पंजाब में पाकिस्तान ने अब वो पुराना 80s वाला जो काम शुरू कर दिया। जगह जगह पाकिस्तान शरारतें कर रहा है भारत के साथ। वो देखिए दिनेश जी, वो पाकिस्तान की आर्मी, ISI और बाकी एजेंसीज का ये एक मंसूबा रहा है कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे नापाक हरकत करते रहें कि जिससे भारत को, हिंदुस्तान को कोई परेशानी में उलझाए रखें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आज उस पोजीशन में है कि कोई बहुत बड़ा खतरा उससे हिंदुस्तान को है। हिंदुस्तान की इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत है और पूरी दुनिया इस बात के लिए हिंदुस्तान की तारीफ करती है कि एक ही दिन दो मुल्क बने और आज हिंदुस्तान ने तरक्की करते हुए एक ऐसी पोजीशन हासिल कर ली है पूरी दुनिया में कि उसको पूरी दुनिया सलाम करती है। लेकिन पाकिस्तान अगर हम पाकिस्तान के ऊपर नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान आज उस जगह पहुंचा हुआ है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया का शिकार है और किसी दिवालियापन के ऊपर पहुंच चुका है और किसी समय भी बाकायदा ऐलान किया जा सकता है कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है। जिस तरह से कुछ IMF और कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक बंदिशें लगा रखी हैं, सैंक्शन लगा रखी हैं, तो ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान आज उस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ले जाए। हाँ, ये जरूर है कि वो छोटी मोटी हरकतें और ऐसे बयानात दे के अपने हमसायों को परेशान करने की कोशिश तो करता रहेगा। ये उसका आज से नहीं, सालों साल से ये रवैया रहा है। जी, ये मनु जी आपकी बात ठीक है कि जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात इस समय से सियासी हालात भी और वहाँ के जो इकोनॉमिक हालात हैं पाकिस्तान के बुरी तरह से चरमरा गए हैं। तो एक और डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है जो जिसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं। वहाँ के लोगों में भी बड़ी रिजेंटमेंट है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बड़ा ब्रूटली एक्सप्लॉइट कर रहा है चाइना के साथ मिलके। तो कहीं ये नहीं लगता कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान एक तरह से इस POJK को खास तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान को एक कॉलोनी बना दिया और नेचुरल रिसोर्सेज को वो इस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है कि वो फ़ायदा चाइना को हो रहा है, पाकिस्तान को उसके फ़ायदा भी नहीं कोई हो रहा, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर के एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि चाइना ने
पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बड़े प्रोजेक्ट्स में चीन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन दिनेश जी, ये भी सच है कि चाइना तभी तक पाकिस्तान की मदद करेगा जब तक उसके इंटरेस्ट पूरे होते रहेंगे। अभी एक और खबर जिसकी तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि ग्वादर पोर्ट जो चाइना ने डेवलप किया हुआ है, ग्वादर जो जगह है वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जी पिछले 20 दिन से बड़ी ज़बरदस्त वायलेंस हो रही है, जैसे कि आपने इशारा किया POJK में, तो उसी पैटर्न पे वहाँ भी लोग अपना हक मांग रहे हैं ग्वादर में। तो ये सारे जो हालात हैं ये चाइना के लिए भी ठीक नहीं है। चाइना भी चाहेगा कि पाकिस्तान अपने इन अंदरूनी हालात पे काबू पाए, ताकि चाइना के जो पैसा वहाँ फंसा हुआ है, चाइना के जो प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। पिछले आपने देखा होगा कि कई चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स पे हमले हुए हैं, कई चाइनीज़ सिटीजन्स के ऊपर हमले हुए हैं। तो ये किसी भी तरह से चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि एक तो उसने वहाँ पैसा लगाया हुआ है, और दूसरा अपने सिटीज़न की, अपने शहरियों की हिफाजत करना चाइना अच्छे से जानता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है, ऐसी पोजीशन पे आ चुका है, ऐसी जगह पे पहुंच चुका है कि यहाँ आज उसे कुछ या तो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, इतनी हिम्मत शायद ही पाकिस्तान सरकार में है। जी, ये बात तो मनु जी आपकी बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की मतलब जो POJK जहाँ गिलगित बाल्टिस्तान, ग्वादर पोस्ट में लगातार एक प्रोटेस्ट लगातार लोग करते जा रहे हैं। फिर हम जैसे बार बार हम इस कार्यक्रम में ये कहते हैं मनु जी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सुधरने चाहिए, भारत और नॉर्मलाइज रिलेशन होने चाहिए, क्योंकि भारत अगर पाकिस्तान एक स्टेबल स्टेट रहता है तो भारत को उसका फ़ायदा है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी होती है तो अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो भारत में कोई ना कोई शरारतें कर सकता है। बिल्कुल। तो क्या आप मतलब हम फिर आपसे फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब पाकिस्तान में स्थितियाँ नॉर्मल होंगी और रिलेशन भारत और पाकिस्तान के और मजबूत होंगे, ट्रेड रिलेशन हमारे सुधरेंगे, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? आप हालांकि दिनेश जी, उम्मीद बड़ी कम है, क्योंकि जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है वो सच में ही, मतलब इसमें आप कोई शक नहीं है कि वो पूरी दुनिया के लिए तफ्तीश का मामला है। पूरी दुनिया घबराई हुई है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। उम्मीद तो हमें नहीं लगती कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत जल्दी अपने हालात पे काबू पा सकेगा, क्योंकि जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ बन रही है, इकोनॉमिक कंडीशन जिस ढंग की है, पाकिस्तान के किसी भी सरकार में इतनी ताकत दम नहीं है कि वो इन पे काबू पा सके। लेकिन फिर भी उम्मीद पे हम सब जिंदा हैं, तो उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि हमारा पड़ोसी, हमारा हमसाया पाकिस्तान में शांति बहाली हो और पाकिस्तान भी उसी तरह से तरक्की करे जैसे हिंदुस्तान ने की है। हमारी दुआ तो यही है। लेकिन ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को सोचना है कि वो कैसे अपनी जनता को इस दलदल से बाहर निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आप आकाशवाणी जम्मू के स्टूडियोज में आए और अपना समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। समय अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम हकीकत ये है। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार मनु श्रीवात्स और दिनेश मल्होत्रा। इसके साथ ही हमारा आज का यही अंक संपन्न होता है। अगली मुलाकात तक हमें इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। श्रोता दोस्तों, सुना रहे कार्यक्रम हकीकत ये है।